Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com. In this lesson, you will learn about work और इस लेसन को क्लास 9th के साइंस से लिया गया है। तो वर्क क्या है? काम। अब जैसे आप कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। लेकिन साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से ये काम नहीं हुआ। एक गधा है, उसकी पीठ पर बोझ लदा हुआ है, गधा चुपचाप एक जगह खड़ा है। अगर वो एक जगह खड़ा है तो बोझ उठाने में तो मेहनत लग रही है उसको, लेकिन काम नहीं हो रहा। एक कूली है, उसने अपने सिर पे सूटकेस बेडिंग वगैरह उठाया हुआ और एक जगह खड़ा है ट्रेन के इंतजार में, तो कूली भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। वहीं दूसरी ओर मान लिया एक बच्चा एक टॉय कार को खींच रहा है, चला रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो ये बच्चा काम कर रहा है। एक लेडी है जो कुएं से पानी खींच रही है, तो ये काम कर रही है। एक घोड़ा है, किसी रथ को या टमटम को खींच रहा है, तो ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट के केस में लग रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये लड़का काम नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि साइंस की टर्मिनोलॉजी में वर्क का क्या डेफिनेशन है। तो वर्क कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। W इज इक्वल टू F इंटू एस। F मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं। अब फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर, तो वर्क का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, या इसको जूल भी कहते हैं, जिसको J से लिखते हैं, और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ जूल लिख दिया। तो 1 जूल का डेफिनेशन है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स के कारण 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं कि 1 जूल काम हुआ है। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो यहाँ पर वर्क जो होगा ये F और S के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है। तो अब पिछले केस में आते हैं। ये बच्चा जो है ये पढ़ रहा है बेचारा, बहुत देर से, 10 घंटे से पढ़ रहा होगा, लेकिन उस दौरान ये इस बुक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, या टेबल लैंप अपनी जगह है, टेबल अपनी जगह है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। ये गधा है, अब ये बोझ लेके खड़ा है एक जगह, तो बोझ में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक ही जगह है, तो वहाँ पर काम नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन ये बच्चा जब टॉय कार को खींच रहा है, तो इस टॉय कार में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस वजह से हम कहते हैं कि काम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स 0 होगा तो क्या होगा? किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 आएगा, इसलिए काम नहीं होगा। उसी तरह से कितना भी फोर्स लगाएं, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए कहेंगे काम नहीं हो रहा। तो उसी तरह से जैसे मान लिया कोई पहलवान है, वो एक पहाड़ को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे दिन लगा हुआ, दिन रात लगा हुआ, 1 सप्ताह लगा हुआ, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं होता। तो पहलवान ने तो फोर्स काफ़ी लगाया था, लेकिन पहाड़ में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क हुआ। तो जैसे आपने किसी गेंद को पुश किया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे गेंद उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जब फोर्स के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव वर्क होता है। ये कब होता है? अब जैसे मान लिया कोई ड्राइवर कार चला रहा है,
तो वो फोर्स लगाता है, ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के थोड़ी देर के बाद कार रुकती है, लेकिन ब्रेक क्या होता है कि कार जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक का फोर्स काम कर रहा है, लेकिन कार फिर भी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में जाती है, थोड़ी दूर जा करके रुक जाती है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जैसे दो आदमी हैं, एक पहलवान है और एक सीकिया पहलवान है, तो जाहिर है कि ये आदमी एक गिवन टाइम में इस आदमी के कंपैरिजन में ज़्यादा काम कर सकता है। मतलब पहलवान के पास जो है इस सीकिया पहलवान से ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, या दो मोटर बाइक है, एक का इंजन 100 सीसी का है और एक का इंजन 300 सीसी का है। ठीक है, तो जाहिर है कि जो 300 सीसी वाली बाइक होगी उसमें काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जो कि वर्क का भी एनर्जी होता है। अब जूल चूंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिखाता है, तो इसलिए अक्सर हम किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। अब एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मशीन है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी, आग लगी हुई है यहाँ पर हीट एनर्जी होगी, यहाँ बिजली है तो केमिकल एनर्जी होगी, यहाँ बल्ब जल रहा है तो लाइट एनर्जी होगी। एक और कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका कहना है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदलते हैं। आप नया एनर्जी ना तो क्रिएट करते ना पुरानी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाते। अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब जैसे ये नारियल का पेड़ है, अब ये कोई आदमी योगा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है नीचे नारियल के पेड़ के नीचे बैठ करके, और ऊपर से नारियल टूट करके गिरा। तब नारियल में कुछ मोशन है जिसके कारण इसमें जो एनर्जी है उसको उस नारियल की काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब उस एनर्जी के कारण इस बेचारे का सिर फूट सकता है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और डिस्प्लेसमेंट s है, उस पर फोर्स F लग रहा है जिसके कारण फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और एक्सेलरेशन a हो जाता है। तो मोशन ऑफ इक्वेशन से आपको याद होगा, एक इक्वेशन है जो कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताता है। वो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब s को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। अब पहले ये भी आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और f इज इक्वल टू ma और W इज इक्वल टू Fs, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो है कि वर्क में फोर्स का ये वाला वैल्यू बिठा देते इस इक्वेशन में और डिस्प्लेसमेंट का ये वाला वैल्यू बिठा देते, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला आ गया v² माइनस u² अपॉन 2a। यहाँ पर a और a कट जाएगा, तो W इज इक्वल टू हाफ m इंटू v² माइनस u²। अगर मान लेते हैं कि u 0 है, जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हाफ mv²।
और यही काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। तो ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या कन्फिग्रेशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोजीशन या कन्फिग्रेशन क्या है? अब मान लिया जैसे एक ये है धनुष है, तो धनुष की कमान पर तीर चढ़ा दिया और धनुष कमान को खींचते अगर हैं तो इस कमान के कारण धनुष का कन्फिग्रेशन बदल जाता है। इसके कारण जो ये डोरी है धनुष की, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर है जो कि जब छोड़ते हैं तो वो तीर में ट्रांसफर होती है और तीर आगे बढ़ता है। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गुलेल है, गुलेल को जब आप खींचते हैं तो खींचने के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। या कोई चाबी वाला खिलौना होता है, उसकी जब चाबी भरी जाती है तो अंदर जो स्प्रिंग होती है वो टाइट हो जाती है, जिसके कारण से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। या एक बड़ा सा पत्थर है जो पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊंचाई पर है तो उसकी पोजीशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्योंकि उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो हाइट h पर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने के लिए जो कम से कम काम करना पड़ा होगा वो उसके वेट के बराबर होगा, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ा होगा। तो वेट इज इक्वल टू mg। ये ऑब्जेक्ट है, हाइट यहाँ है, h पर है, तो हो जाएगा mg। अब वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेट इज इक्वल टू mg, मतलब फोर्स का वैल्यू यहाँ लाते हैं इस इक्वेशन में, तो w इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू mgh। और यही पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, EP इज इक्वल टू mgh। अब इसमें एक बात आती है कि अब ये पत्थर है, इसको एक हाइट तक पहुंचाया, सीधे सीधे पहुंचा सकते हैं या रास्ता सीधा नहीं हो तो घुमा फिरा के पहुंचा सकते हैं, ऐसे घूम घाम के ये जाएगा। लेकिन दोनों केस में इसकी हाइट बराबर होगी, तो किस रास्ते से जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी हाइट तक पहुंचता है उससे मतलब है। यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ हाइट है। ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। EP प्लस EK इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और mgh दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको समझेंगे तो फिर वही ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पर है, मान लिया यहाँ से गिराते हैं। जब इस हाइट पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस समय इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है फ्री फॉल में, तो धीरे धीरे क्या होता है? इसकी हाइट घटती चली जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है, और वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। फाइनली जब ये ज़मीन पर पहुंचता है तो इसका हाइट हो जाता है जीरो, और जीरो होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब ये ज़मीन से टकराएगा तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उस समय क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेकिन हर हाल में, चाहे वो यहाँ पर हो या बीच में कहीं हो या नीचे ज़मीन पर जब गिरा हो, हर हालत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। अब आते हैं पावर। पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितना काम हुआ उसको पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब वर्क का यूनिट
जूल है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड। इसको वॉट भी कहते हैं, जेम्स वॉट के ऑनर में वॉट नाम रखा हुआ। अब वॉट एक छोटा यूनिट है तो इसलिए बड़ा यूनिट का इस्तेमाल होता है, वॉट की जगह किलोवाट इस्तेमाल होता है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब ये भी होता है, अब कॉमर्शियल जो यूनिट हम यूज करते हैं पावर का, जैसे जब बिजली का आपके पास मीटर आता है तो उसमें यूनिट बताते हैं कि इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हुआ, 200 यूनिट कंज्यूम हुआ या 300 यूनिट कंज्यूम हुआ। अब देखते हैं यूनिट क्या है। तो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर का डेफिनेशन है कि जब 1000 जूल कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक के लिए कंज्यूम होता है तो उस पूरे एनर्जी कंजम्पशन को हम कहते हैं किलोवाट आवर। 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW मल्टीप्लाइड बाई 1H, मतलब 1 किलोवाट और 1 घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट हो जाएगा 1 किलोवाट। और घंटे को अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब वाट जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, यहाँ पर सेकेंड s पावर -1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए इस डिनोमिनेटर से ये वाला सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 जूल इंटू 3600 इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 जूल। ये एक यूनिट होता है जो बिजली का मीटर होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।